नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। इस वक्त बॉलीवुड के गलियारों में और लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा और ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है फिल्म द यूपी फाइल्स की, जो 26 जुलाई 2024 को रिलीज़ होने वाली है। आज हम बात करेंगे उस फिल्म के मशहूर डायरेक्टर जिन्होंने बहुत काम किया है बॉलीवुड में, बहुत दिनों से हैं, नीरज सहाय जी से। स्वागत है सर आपके हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई। आगामी जो है सुपर हिट डुपर हिट बहुत ब्लॉकबस्टर हो जाए आपकी फिल्में। इस फिल्म के बारे में ज़रा आप बताएंगे। जैसे ट्रेलर देखा हमने, वो एक नेता का आ रहा है, उसमें मशहूर नेता का आ रहा है, योगी जी का जैसे वो जेस्चर अपनाए हैं। फिल्म के बारे में बताइए ज़रा। देखिए, ये फिल्म इंस्पायर है आदित्यनाथ योगी जी से, बट उनके ऊपर फिल्म नहीं है ये। मतलब जीवनी नहीं हो सकती, इसको आप बोल सकते हैं इंस्पायर होकर बनी। कि एक जो है बिगड़े हुए प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, जो एक पूरी अव्यवस्था फैली हुई है जो राज्य में, तो एक सीएम अगर चाहे तो उसके अगर लॉ एंड ऑर्डर को सख्त रखे तो उसके स्टेट में एक परिंदा पर भी नहीं मर सकता। जो हमारे इस समय हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स की हालत बुरी है, सारे सब पॉलिटिशियन लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। तो उस बीच में एक योगी आदित्यनाथ जी जो ऐसा है, जो उत्तर प्रदेश को जो बहुत सालों पहले इतना नीचे गिरा हुआ था, आज उसको ज़मीन से लेके आसमान तक फैला दिया। आज उत्तर प्रदेश को पूरा हिंदुस्तान और नंबर 1 है वो। तो उसी से इंस्पायर होकर फिल्म बनाई कि एक लॉ एंड ऑर्डर को एक अच्छा मुख्यमंत्री कैसे रख सकता है। अभी मनोज जोशी जैसे कलाकार हैं उसमें, और भी मंझे हुए कलाकार हैं। बहुत ट्रेलर जो है मज़ेदार लग रहा है लोगों को। तो उन जैसे एक्टरों के साथ काम करना कैसा रहा सर आपका? 33 साल आपने बताया कि हो गए आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मतलब मनोज जोशी जैसे और बहुत सारे जो एक्टर आपने लिए हैं, उनके साथ काम करना कैसा रहा? कितना दिन लगा फिल्म को बनाने में? क्या क्या कठिनाइयाँ? एक्चुअली देखिए, जितने भी कलाकार लिए हैं सब ज़्यादातर सब थिएटर से। इनकी मैंने एक प्ले देखा था इनका, चाणक्य करके, मनोज जी, चाणक्य बहुत फेमस प्ले है। बहुत फेमस। तो उसमें इनका जो कैरेक्टर है वो चाणक्य का, वो योगी जी से बहुत मैच करता है, मिलता जुलता समान। तो वो उनका तेवर और वो जो उसमें देखा चाणक्य में, तो वो मेरे को योगी जी से बहुत मिलता जुलता लगा। मेरे को लगा कि ये योगी जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, तो इसीलिए मैंने उनको कास्ट किया। और बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब वेल नोन आर्टिस्ट हैं, सब अपने अपने कलाकारी से और अपनी एक्टिंग से फिल्म को जो कैरेक्टर हैं उनको बहुत जीवंत किया है पर्दे पे। अभी सर आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, आपसे बातें भी हुई पहले। कंट्रोवर्सी से आप दूर रहते हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर कहीं कंट्रोवर्सी आपके पल्ले ना पड़ जाए, इससे आपको डर नहीं लगता? या बोर्ड जो है आपका सीन ना काट दे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं अभी। नहीं, अभी तो देखिए सेंसर सर्टिफिकेट तो मिल गया, फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 26 जुलाई को। तो डरने की कोई बात नहीं। देखिए, एक जो अच्छा व्यक्ति है उसको अपने देश से जो प्यार करता है, जो प्रेम करता है, वो हमेशा चाहेगा कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जो है वो तरक्की करे, वो विश्व में उसका नाम हो। तो उसके लिए अगर हमको जो हमारी बुराइयां हैं उस बुराइयों को दिखा के हम अगर उसको एक मैसेज देते हैं कि एक अच्छा राज्य, एक अच्छा देश कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम जो करप्ट लोगों को अगर सुधारना चाहें, और मेरी पिक्चर ऐसी है कि इसको हर एमपी को, हर एमएलए को, हर सीएम को देखनी चाहिए, तो काफ़ी उससे उनको सीखने को मिलेगा कि अपने राज्य को कैसे वो नंबर 1 बना सकते हैं। फिल्म में सर एक डायलॉग है, ट्रेलर में देखा हमने कि बाबा भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब का जो स्टेटमेंट है कि 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, संविधान से चलना चाहिए। आज के ज़माने में आप कहाँ तक मानते हैं इस चीज़ को? मैं इसका बिल्कुल संविधान का सम्मान करता हूं और सारे लोगों को यही बोलता हूं कि जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान बनाया है उससे वो हमने इसीलिए अपने कैरेक्टर दिखाया है कि बाकी कानून सबसे सर्वोपरि है। धर्म से भी बड़ा जो कानून है, पहले आदमी को देश से प्रेम होना चाहिए, फिर अपने धर्म से प्रेम होना चाहिए। जो एक देश से अपने प्यार नहीं करता वो कभी भी अपने धर्म से प्यार नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो डायलॉग मेरा बहुत फोर्सफुली हमने लोगों को, दुनिया को ये मैसेज दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। ये पालन अगर मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में कर लेंगे तो वो राज्य नंबर 1 बन जाएगा। वहाँ से सारी जो असुरक्षाएं हैं, गुंडागर्दी है या सामाजिक तत्व, सब खत्म हो जाएगा। अभी इस जोन की इस तरह की फिल्में जो हैं आई हैं, द कश्मीर फाइल्स हो गई,
केरला फाइल्स हो गए या बिहार चैप्टर हो गया, तो इसमें सर सवाल ये है, टू फेसेस ऑफ ए क्वाइन। क्या है कि कुछ लोग, सोशल मीडिया से निकाला है मैंने, कुछ लोग बोलते हैं कि इसने बहुत अच्छा मैटर उठाया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने, लेकिन साथ साथ दूसरे लोग भी बोलते हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की है बिहार चैप्टर या इसके बारे में कि अपना पैसा कमा के निकल जाएगा, हमको खराब करके दिखा देगा। नहीं, देखिए क्या है, जो बाकी पिक्चरों से मैं अपनी पिक्चर की तुलना नहीं करता, क्योंकि वो सारी पिक्चरें हैं, उन्होंने प्रॉब्लम बताई है जी, निगेटिविटी है, वो प्रॉब्लम मेरी फिल्म में मैंने ये काल्पनिक एक ऐसा सोचा है मैंने कि एक प्रदेश का एक अच्छा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, तो वो हमने पॉजिटिव वे में बताया है कि एक लॉ एंड ऑर्डर को कैसा मेंटेन, हमने कभी निगेटिव नहीं किया है। बाकी लोगों ने जेनोसाइड और ये वो दिखा के लोगों को, हम तो ये उनको बताना, मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये सब हरकतें मत कीजिए, वरना अगर संविधान को आप तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर जाएंगे। ये डर हर इंसान के घर, जो गलत आदमी गलत काम करता है उसके अंदर ये डर जिस दिन पैदा कर दिया गया, सब क्राइम खत्म हो जाएगा। आजकल आपने तो सर 33 साल से फिल्मों में काम किया है, आपने जो पहले भी बात हो रही थी, खिलाड़ियों का सीरीज जो अक्षय कुमार के साथ है आपने किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर आप उसमें रहे हैं। क्या चेंजिंग देखते हैं से 33 सालों में, 90s में और अभी? इनफैक्ट मेरे उम्र से ज़्यादा पहले से आप काम कर रहे हैं, तो क्या चेंजिंग आई है सर अभी? देखिए, चेंजिंग तो बहुत आई है। मैं उमेश मेहरा जी का एसोसिएट डायरेक्टर था, उनके साथ बहुत फिल्में मैंने, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, किला, यार गद्दार, ये मोहब्बत है, उनके साथ किया। फिर रमन कुमार जी के साथ एसोसिएट में किया, संजय दत्त की सरहद पार थी, गोविंदा के साथ राजा भैया थी। तो पहले के ज़माने में क्या था कि एक डायरेक्टर की, एक प्रोड्यूसर की बहुत अहमियत होती थी फिल्म। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की अहमियत को लोगों ने कम कर दिया, स्टारिज्म हो गया। तो वो स्टार की इतनी वैल्यू अपनी दिखा दी कि वो इसके लिए थोड़ा सा फिल्म, आजकल जो इतनी 100 फिल्मों में जो 98 फिल्में फ्लॉप होती हैं, उसका रीज़न ये होता है कि आर्टिस्ट जो होता है, एक्टर होता है, डायरेक्टर के विजन को, प्रोड्यूसर के विजन को तोड़ता है, फालतू का डिस्कशन करता है, जबकि नॉलेज उतनी नहीं होती, क्योंकि वो अपना सिर्फ एक रोल करता है, पूरी फिल्म के बारे में नॉलेज नहीं होती। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें मैं एक और ऐड करूँगा। अभी फरीदा जलाल जी का इंटरव्यू देख रहा था एक मीडिया रिपोर्ट में, उसमें वो बोल रही हैं कि पहले के शाहरुख खान में और अभी के शाहरुख खान में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है बहुत पहले, तो कहीं ये इशारा तो नहीं है कि आजकल स्टार ज़्यादा, आपने जैसे जवाब दिया, हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं या प्रोडक्शन में हिस्सा मांगते हैं अपना, और फिल्मों पर उनका दायित्व ज़्यादा रहता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर का? इस पर कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, इस पे एक्चुअली में उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जितने आपने नाम लिया है, बड़े सेंसिबल आर्टिस्ट है ये लोग, और आज अपने अभिनय की क्षमता पे इतना आगे बढ़े हुए, तो नाम तो बनाया उन्होंने, लेकिन इनको बिगाड़ने में कॉर्पोरेट कंपनियों का हाथ है। पहले क्या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे, सब एक बड़ा एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर होता था, और सब बहुत मिलजुल के और प्रेम मोहब्बत से काम करते थे। लेकिन आज क्या है, कॉर्पोरेट लेवल ने क्या, इनका इतना पैसा बढ़ा बढ़ा के दिमाग ऐसा ख़राब कर दिया कि एक अच्छे जो प्रोड्यूसर निर्माता जो होते थे वो आउट हो चुके हैं, क्योंकि आज 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, उसमें अच्छा क्या होता है कि मेकिंग तो सबकी सेम होती है, लेकिन जो उनकी रेमुनेशन होता है वो इतना हाई कर दिया है कि एक आम निर्माता, आम निर्देशक के सामने वो हाथ से बाहर की चीज़ हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे माइनस पॉइंट है इंडस्ट्री के, क्योंकि अपने रेमुनेशन पे ध्यान देना चाहिए आदमी को। अब घूम फिर के सवाल फिर उस पर आता है सर, नेपोटिज्म कोई उस लायक नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आशा आप भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी उसको बार बार जो है चांसेस मिलते हैं। एक आउटसाइडर, आपका स्टेटमेंट भी पढ़ा है मैंने अभी, कि आउटसाइडर के लिए यहाँ पे जगह बनाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो इस बात को ज़रा समझाएंगे आप कि एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें ये बात तो सही है कि देखिए, पहले के जितने जो आर्टिस्ट थे बड़े बड़े, वो सब यहाँ पे आए, यहाँ पे स्ट्रगल किया, तब नेपोटिज्म नहीं था। तभी क्या है, लोग एक अनजान व्यक्ति में एक्टर ढूंढते थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बिमल राय से लेके जितने बड़े बड़े नए आदमी को कहीं भी सड़क से उठा के कहीं भी हीरो, कोई भी कॉमन मैन को हीरो बना देते थे, सड़क से उठा के स्टार बना देते थे, क्योंकि वो रियल में ढूंढते थे। उनको कोई नेपोटिज्म नहीं था कि उससे लालच या फायदा है, वो अपनी फिल्म के लिए बहुत डिवोटेड होते थे और उसी के लिए ही सिर्फ जीते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, लोग वही सारे लोग जो इंडस्ट्री में, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस इंडस्ट्री में लोगों ने, पुराने लोग स्ट्रगल किया, जिन लोगों को प्रोड्यूसर ने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरा कोई रिश्तेदार है, ये उसको चांस दिया,
और उसको एक्टर इस इंडस्ट्री का इसने टॉप एक्टर बनाया। लेकिन ये जब टॉप एक्टर बनने के बाद जब इन्होंने अपना अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो इन्होंने किसी बाहर वाले को चांस नहीं दिया। इन लोगों सारे लोग अपने ही लड़कों को आगे बढ़ाने में चांस देते। तो इनको ये सोचना चाहिए, एक टाइम में ये जब आए थे स्ट्रगल करते थे, इनका कोई यहाँ पे नेपोटिज्म चाचा मामा नहीं था। तो वो जब इनको ब्रेक देता था तो इनको भी अपने ही लड़कों को, चाहे वो काबिल हो या नहीं हो, क्या जरूरत है आगे बढ़ाने की। आप फिल्म को आगे बढ़ाइए ना, उसके लिए आप भी जब तक दूसरों के लिए आप हाथ नहीं फैलाएं, क्योंकि आप एक टाइम में खुद स्ट्रगलर थे। लेकिन आज की डेट में आप सिर्फ अपने ही बेटे बेटियों को प्रमोट कर रहे हैं, नए लोगों को कौन चांस देगा। तो हम लोग जैसे भी फिर हम लोग हैं तो ये करना पड़ता है। हाँ, बहुत ज़रूरी है साहब जैसे लोगों का रहना। क्योंकि फिर ये जो गुमनामी में ऐसे बहुत थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये लोग हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आएंगे, अपनी 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 क्षमता को कैसा दिखाएंगे। तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। लेकिन ये लोग क्या है, पूरा कब्जा कर लिया है इन्होंने, मौका ही नहीं देना चाहते। वो एक दूसरे में ही खाली वो उसके लड़के को ब्रेक दे रहा है, वो उसके, अब नए को कौन ब्रेक देगा। इतने अच्छे अच्छे थिएटर में आर्टिस्ट हैं, आप मराठी थिएटर में, हिंदी थिएटर में, गुजराती थिएटर में चले जाओ, आप एक से एक टैलेंट भरा पड़ा है। लेकिन वो टैलेंट को दरकिनार करके, हाँ जी, जिसको इन्फ्लुएंसर को उठाया जा रहा है, हाँ, यूट्यूबर्स को, बिल्कुल बिल्कुल, और उनको उठाया जिसका मन भी नहीं भी है, उसका एक्टिंग में नहीं है, जबरदस्ती उसको बोलते हैं कि हाँ जी करो, हीरो बनाते, एक फिल्म में फ्लॉप होता है, दो, फिर तो ऐसी चीजें धीरे धीरे करके वो पिक्चर। अभी आपने बताया आपने कादर खान साहब के साथ काम किया है, उनका मैं बहुत सारा वीडियो देख रहा था। वो बोलते हैं एक्टिंग आजकल सही है लेकिन ज़बान थोड़ी सी ख़राब हो गई है कि मतलब डिक्शन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। आप इस चीज़ को कितना मानते हैं? नहीं, देखिए, समय वक्त के हिसाब से लैंग्वेज बदलती है, बोलचाल बदलती है। तो मैं उतना, देखिए, पहले एक टाइम क्या था कि वो सिर्फ उर्दू ही चलती थी, उर्दू, हाँ। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उर्दू ही बोली जाए। अब जो आदमी अभी जो सब्जेक्ट जहाँ का है, अभी मान ली मेरी कहानी उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश से हम इंस्पायर होकर कर रहे हैं, तो लैंग्वेज वो होनी चाहिए ना, उसमें उर्दू घुसा गया तो फ़ायदा नहीं है। तो वक्त और परिस्थितियों के साथ में लैंग्वेज वो चेंज होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो तब भी वो चीज़ थी तो वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए। आज क्या है, अभी बहुत माहौल हो गया, अभी इंग्लिश माहौल हो गया, हिंदी चेंज हो गई। तो बस ये है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसा आपका सब्जेक्ट की डिमांड हो वैसी ही लैंग्वेज होनी चाहिए, थोपनी नहीं चाहिए लैंग्वेज। कहा जाता है डायरेक्टर की आंखें कैमरा होती है। अभी आप आए तो बहुत सारे लोग भी हमारे ऑफिस के बोल रहे थे मुझे जो एक्टिंग करा दो, काम करवा दो। सर, आपके पास अगर कोई लड़का आता है नवयुवक एक्टिंग के लिए, सर मुझे काम दो, आप सबसे पहले क्या देखते हो उसमें और क्या देख के आप फाइनल करते हैं कि इसको जो है काम दूंगा मैं? देखिए, आदमी की जो एनर्जी, डेडिकेशन, फायर, वो चेहरे से झलकता है आदमी। उसका ऑडिशन लेते हैं हम, अगर हमारे कोई चीज़ कास्टिंग करनी होती है तो हम सारे लोगों का ऑडिशन लेते हैं। तो टैलेंट जो होता है ना वो दिख जाता है जी। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है। अपने आप किसी को जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं बना सकते। आप किसी को बनाना चाह रहे हैं लेकिन सामने से भी जो है वो उतना आपको मिलना चाहिए। अगर आप किसी से 100% आप सोच रहे हैं कि ये करना है तो कम से कम उसका 50-60% तो आपको मिलना चाहिए आउटपुट, तभी जाके दोनों एक, क्या, इट्स अ टीम वर्क। ये अकेले आदमी की ये फील्ड नहीं है। तो इसमें टीम पूरी परफेक्ट होगी ना तो हर चीज़ परफेक्ट हो जाती। एक मुद्दा और सर इस फिल्म इंडस्ट्री में उठा था, अभी भी चलता ही है, मी टू का मुद्दा, जिसमें लड़कियां एलिगेशन लगाती थी। शायद वो सच भी होता था, शायद वो सच न भी होता था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक डायरेक्टर को तो सेफ रहना पड़ता है, बहुत। हाँ, ये तो देखिए क्या है, हर जगह हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग। कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ 100% आप बोलिए सब नीट एंड क्लीन हो। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही इस फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे लोग। कुछ लोगों की नीयत अच्छी होती है, कुछ लोगों की नीयत खराब। कुछ लोग सही में फिल्म बनाने के लिए कुछ डेडिकेशन के साथ आते हैं, कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए। तो वो दुनिया अलग है। वो जो ये सब कर रहे हैं वो लोग फिल्म मेकर नहीं हो सकते। और जो फिल्म मेकर है एक्चुअल में वो कभी ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ अपने कंटेंट, अपनी फिल्म, अपने आर्टिस्टों को और एक अच्छी कैसी सफल फिल्म बने और कैसे पब्लिक के सामने एक मैसेज लेके जाए, अच्छा मेकर उस पर इसी ध्यान देता है। सर, इसमें एक ग्लैमर वर्ल्ड है, यहाँ पे चकाचौंध की दुनिया है। आप जब आए होंगे तो आप भी असिस्टेंट रहे, कभी आपने फेस किया, क्योंकि मेल के साथ भी होता है, कभी ऐसा कोई घटना जो आपको याद हो, कहीं आपको जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई हो? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा और सब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर थे। तो
मेरे साथ तो कभी ऐसे, वही बोला कि अभी ये भी आदमी किस्मत होती है कि आदमी किसके साथ काम कर रहा है। क्या कि अगर आप बुरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको बुरा एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा ही नसीब ऊपर वाले के आशीर्वाद से अच्छा रहा कि मैं हमेशा बड़े लोगों के साथ, इंडस्ट्री के अच्छे लोगों के साथ जुड़ा रहा। तो इसीलिए मैं हमेशा, मेरे को अच्छाई दिखी, कभी उसमें बुराई नहीं दिखी। अभी हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, उनके सवाल हैं सर। मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं आपका, इसमें 2 व्यूवर्स का क्वेश्चन लूँगा। एक पूछ रहे हैं, एक गुप्ता हैं, जो बोल रहे हैं आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आईपीएस हो या नेता, उसे सोशल मीडिया पर हीरो की तरह समाज में दिखाया जा रहा है, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, सब मैं कर्मों के हिसाब से होता है, जबरदस्ती दिखाने से कुछ नहीं होता है जी। अगर कोई आईपीएस अगर सही काम कर रहा है तो उसका बिल्कुल नाम होना चाहिए। और खाली सोशल मीडिया में वो पब्लिसिटी करने से, जैसे आज की डेट में अभी पिक्चरें कुछ भी पहले ही दिन से अच्छी नहीं होती, लेकिन उसको इतना हाइप अप कर दिया जाता है, हाइप कर दिया जाता है, 100 करोड़ बिजनेस है, 200 करोड़ बिजनेस हो रही, 300 करोड़ बिजनेस, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, ये हाइप करने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। आदमी, आप पिक्चर देखने जा रहे हैं तो आपको पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए। मीडिया में या सोशल पे हम देख के जो है उसमें कि ये पिक्चर अच्छी है तो हमको अच्छी लगनी चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। पिक्चर इंडिविजुअल, जो व्यक्ति थिएटर में पैसे लेके जा रहा है उसको पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, ना कि मीडिया बताए कि पिक्चर अच्छी। एक राही जी हैं, उनका सवाल है सर, आपकी फिल्म राजनीति से जुड़ी है, आज के समय में विपक्ष को कितना मजबूत मानते हैं आप? विपक्ष को तो बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अंकुश रहता है। कोई भी आदमी देखिए, तानाशाही कभी भी कब होती है, जब वन साइडेड होता है। तो लेकिन विपक्ष जो है वो होता है जो सामने वाले पे कंट्रोल लगता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या विपक्ष क्या है, लड़ाई खाली कुर्सी की है। कोई आदमी जो है, वही मैंने बताया ना, इसीलिए मैं क्यों योगी आदित्यनाथ जी से इंस्पायर होकर फिल्म बनाया, क्योंकि बाकी हर जगह मैंने देखा सिर्फ करप्शन, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई, सिर्फ अपने भाई भतीजावाद, बेटे को आगे बढ़ाना, ये पार्टी है तो उसके बाद उसका ही बेटा, ये क्या है? कोई राजतंत्र थोड़ी नहीं है। अरे पब्लिक चुनती है, गुंडागर्दी ये सब से कुछ नहीं होता है। आप पब्लिक, आपको सेवा, राजनीति में सेवा का मौका मिला है तो पब्लिक को सेवा करके अपने फेवर में कीजिए ना। ये क्या है कि गुंडागर्दी, जबरदस्ती किसी को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को उठा के सीएम बना देना, उसको ये पोस्ट दे देना, ये सब बिल्कुल गलत तरीका है। इसीलिए हमारा विपक्ष बहुत कमज़ोर है। उनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी की होती है, बाकी पब्लिक के लिए कोई नहीं लड़ता है। ये फिल्म जो है योगी आदित्यनाथ का एक जो है उससे थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, क्या लगता है आपको? मैंने देखिए बताया, जीवनी नहीं है ये, जीवनी नहीं है, इंस्पायर हुआ हूं कि हर स्टेट में ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जैसा योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, वैसे ही हर स्टेट में सीएम होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हमारा जो देश है वो इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है। जनरली क्या होता है, हर कंट्री में देखिए 30 करोड़ 35 करोड़, इससे ज़्यादा आबादी नहीं है। तो हमारे देश इतना बड़ा 140 करोड़, कम से कम 5-6 प्रधानमंत्री होने चाहिए। 5-6 प्रधानमंत्री का काम एक प्रधानमंत्री करते हैं। उसके सपोर्ट में सीएम होते हैं, जो एक स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ में हाथ बटाएं, उनके साथ में चलें। लेकिन हमारे यहाँ क्या इतना खींचातानी होती है ना कि उसमें सही तरक्की जो एक राज्य की होनी चाहिए, क्योंकि एक अकेला प्रधानमंत्री क्या करेगा? इतना बड़ा कंट्री है, साउथ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, सब काम तो अकेले नहीं कर सकता ना। इसीलिए राज्य बनाए गए हैं, राज्य की जिम्मेदारी उसकी सीएम की होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, सीएम के साथ हर पीएम के साथ हर सीएम को कनेक्टिविटी रखनी चाहिए और सपोर्ट में काम करना चाहिए, ना कि विरोध में काम करना चाहिए। क्या लगता है, उनसे इंस्पायर्ड है योगी आदित्यनाथ जी से, तो यूपी में फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है क्या? अब ये तो देखिए, हम खुद भी आग्रह करेंगे। मैं तो देखिए, मैं तो वही मैसेज है मेरी पिक्चर में कि एक राज्य का ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर स्टेट में टैक्स फ्री होनी चाहिए। लोगों को देखना चाहिए, नसीहत सीखने को मिलना चाहिए कि हमारे प्रदेश में ऐसा सीएम क्यों नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि हर स्टेट में टैक्स फ्री होनी चाहिए, हर स्टेट में लोगों को देखना चाहिए, तो बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। जो पीएम सीएम जो अपने स्टेट में खराब है, उसकी व्यवस्था खराब है, उसको कम से कम इस पिक्चर को देख के शर्मिंदगी तो फील होगी। और हमारी इस फिल्म से इंस्पायर होकर अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को लागू करता अपने स्टेट में, तो नो डाउट कि हमारा देश जो है राम राज्य हो जाए। अच्छा सर, एक सवाल विमेन एम्पावरमेंट पे। अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, एनिमल नाम लूँगा मैं जी, उसमें एक सीन है जिसमें वो अपनी वाइफ को बोलता है, रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, जूते चाटो। इस पर बहुत बॉलीवुड में खींचतान हुआ। आप सोशल पॉलिटिक्स
रिलेटेड फिल्में बना रहे हैं। आपका इस पर व्यू क्या है कि क्या ऐसी फिल्में बननी चाहिए जहां जब ज़िंदगी के दो पहिए कहे जाते हैं मर्द और औरत को, जहां एक इतना डोमिनेंट है कि जूते चाटने की बात कर रहा है और दूसरा जो उसका पक्ष है वो दिखा रहा है कि कुछ ऐसे साइको होते हैं जो ऐसा करते हैं। इस पर कुछ नहीं, बट इसको बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जी आज देखिए हमारे देश में औरतों का कितना सम्मान है। हमारे भगवान में भी देवियां होती हैं, उनकी पूजा होती है। तो हम एक औरत को इतना सम्मान देते हैं, तो मैं तो ये मैसेज नहीं देना चाहूँगा कि एक हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन जो होता है वो दोस्त की तरह होना चाहिए, ना कि डोमिनेटिंग होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि थूक के चाटो, ये क्या है। जी आज पढ़ा लिखा समाज है, तो पढ़े लिखे आज औरतें भी पढ़ी लिखी होती हैं, मर्दों के साथ कंधा मिला के चल रही हैं। तो आज उतनी हक जितना आदमी का एक हक है, उतना ही औरत का हक है। आपकी फिल्म आ रही है सर 26 जुलाई को, हम आशा करते हैं बहुत आगे जाए वो फिल्म, बहुत हिट हो, हर घर में हर लोग देखें। दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे सर कैमरा में कुछ, कि क्या रिक्वेस्ट है आपका दर्शकों से? दर्शकों से यही अनुरोध है कि ये पिक्चर ज़रूर देखिए। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि एक अच्छा सीएम अपने स्टेट को कहाँ तक ले जा सकता है। तो आप लोगों से बस यही है कि एक बार थिएटर में जाके पिक्चर ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो इसको और मैसेज को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे नीरज सहाय जी, डायरेक्टर ऑफ फिल्म द यूपी फाइल्स, जो 26 जुलाई 2024 को रिलीज़ हो रही है। आवाज़ इंडिया की पूरी टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इस फिल्म को थिएटर में देखें, और साथ में एक रिक्वेस्ट और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया, साथ में बने रहे हमारे चैनल पर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।